नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप? नमस्कार साथियों। बहुत बढ़िया, शाबाश। स्वागत है सभी मित्रों का जो मेरे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। सेशन को आप शेयर भी कर सकते हैं, है ना भाई? परफेक्ट। ओके, हाँ जी, एक मिनट के लिए ये लीजिए, कंटेंट अपलोड कर दिया। ठीक है, आइए साथियों, शुरू करते हैं पढ़ाई। आप सभी को कार्यक्रम तो पता ही होंगे, दिन भर के कौन कौन सी क्लासेस के क्या क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं। आज 1:15 पर आप लोगों का एक बेहतरीन क्लास है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। कारण क्या है ना जी, कि आप लोगों के लिए हमारी जो आज की क्लास होने जा रही है उसमें टेस्ट रखा गया है, प्रैक्टिस टेस्ट। और प्रैक्टिस टेस्ट स्पेशली उन विद्यार्थियों के लिए है जो ये मानते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर ली है और अब तो भैया मतलब सीधा बिठा दो एग्जाम में, काम हो जाएगा गुरुजी टाइप से। उन सभी विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कृपया करके सभी साथी जितने भी मेरे हैं उपस्थित, वो उस टेस्ट में बहुत अच्छे से परफॉर्म करने के लिए तैयार हो जाएं, है कि नहीं? चलो शुरू करें। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि टेस्ट का जो समय है, मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी भी बता देता हूं। आपके टेस्ट का टाइमिंग रखा गया है दोपहर 1:15 पर आज के लिए, क्योंकि आज थोड़ा 15 मिनट मैंने थोड़ा सा सरका के रखाया है। 1:15 से 2 बजे के बीच में आपका वो टेस्ट कंडक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो आओ। भाई, रेफरल कोड है अंकित 10, उपयोग करके आप क्लास में एंट्री करेंगे। और फ्राइडे से एक ऐसी टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है जिसमें कि विनर को मिलेगा 5,000 रुपए प्रतिदिन। ठीक है, चलिए साथियों तो शुरू करते हैं। आगे की तरफ करंट अफेयर दोपहर 2 बजे है। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट से संबंधित जो भी करंट के मुद्दे हैं वो हम डिस्कस करेंगे। दोपहर 2 बजे ये क्लास होगी। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट करंट एट 2 PM आज आप डिस्कस करेंगे। आप इस वाली क्लास में बैठे हुए हैं जहां पर आज आप जर्नल ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ रहे हैं। कल 10 तारीख को आप यहाँ पर जर्नल साइंस के फैक्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, चलिए शुरू करते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? बहुत ही कॉमन प्रकार के प्रश्न है और ये मान के चलिएगा कि आपके एग्जाम में इससे बहुत भोकाल प्रश्न नहीं आने वाले, ये से ही प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, जल्दी बताइए, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? जल्दी से आंसर कर दीजिए। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? बिल्कुल सही जवाब दिया, अधिकांश मित्रों ने सही जवाब दिया। और मेरे प्यारे साथियों, ये हड्डी होती कहाँ है? तो हमारे थाइस की हड्डी है ये, यानी कि हमारी जांघों में पाई जाने वाली हड्डी है। ठीक है ना? कहां से कहां तक होती है? तो ये हिप से लेकर के नी के बीच में, यानी कूल्हे की हड्डी से लेकर घुटने के मध्य में उपस्थित होती है और ये शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी कंसीडर की जाती है। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक्सियल स्केलेटन में क्या होता है? एक्सियल स्केलेटन जो होती है उसमें कौन कौन से अंग शामिल होते हैं, या फिर जो हमने ऑप्शंस दे रखे हैं वो सारे शामिल होते हैं, या इसका कोई एक हिस्सा शामिल होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। एक्सियल स्केलेटन में क्या शामिल होता है? हाँ जी, कितनी हड्डियां होती हैं? अगर ये आपको पता है तो आप ये भी बता सकते हैं। हाँ जी मेरे प्यारे साथियों, एक्सियल स्केलेटन बेसिकली शरीर के अंदर जो मेन कॉरिडोर बनने वाली जो चीज होती है ना, वो एक्सियल स्केलेटन कहलाती है और इसमें 80 हड्डियां होती हैं। बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर 80 हड्डियां शामिल होती हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस हड्डी को गले की हड्डी यानी कि कॉलर बोन कहा जाता है? कॉलर बोन निम्न में से किस हड्डी को कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी से बताइए। इसकी इंग्लिश भी देख लीजिएगा। और कई बार हमारे मतलब कॉमन क्षेत्रों में, गांव के क्षेत्रों में तो इसको कहते भी हैं कि भाई इसकी ये धस गई है ना? तो सुना हो तो ठीक है, नहीं तो चलने देते हैं। हाँ जी बिल्कुल सही बात है मेरे प्यारे साथियों। ये किस आकार की होती है? ये बिल्कुल एस शेप की होती है, एस शेप की होती है और स्टर्नम ऑफ एस्केपुला और एक्रोनॉम के बीच में ये स्थित होती है। ठीक है बेटा, हंसली कहलाती है। मनुष्य की खोपड़ी में ऐसी हड्डी का नाम बताएं जो अपनी जगह से हिल सकती है या स्थान परिवर्तित कर सकती है, यानी कि मूवेबल हड्डी जो अपनी जगह से हिल सके
उसका नाम क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी से बताइए, उस हड्डी का नाम क्या है जो अपनी जगह से मूव कर सकती है? बताइए। हम्म। आप बातें कहां से करते हैं? जहां से बातें करते हैं वहीं से थोड़ा दिमाग भी लगाइए, क्या पता सही आंसर हो जाए। हाँ, अधिकांशों ने दिमाग लगाने का प्रयास किया है मेरे प्यारे साथियों। जी हाँ, मैंडिबल हड्डी जो होती है ना, जो जबड़े की हड्डी होती है, इसे कंसीडर किया जाता है। ठीक है बेटा, तो जबड़े की हड्डी हमारी इसी प्रकार की हड्डी होती है। और ये याद रखिएगा, इसके दो भाग होते हैं। कपाल के मुख्य दो भागों से, मतलब कपाल जो है हमारा, वो दो मुख्य भागों से मिलकर के बना होता है, क्रेनियम और फेशियल बोन। ठीक है ना? हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। ये इसके बारे में थोड़ी डिटेल है जो आप लोगों को, मतलब जो चबाने के काम में आती है, वो वाली हिस्सा जो है वो मैंडिबल हड्डी का होता है। डन है? हाँ जी। मानव शरीर में मौजूद सबसे पतली हड्डी का नाम बताएं। मानव शरीर में मौजूद जो सबसे पतली हड्डी है वो कौन सी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। मतलब ये चीजें ऐसी हैं कि 8th 9th 10th वाले बच्चे को भी उतने ही अच्छे से आएंगी जितनी आपको आनी चाहिए, है ना? हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब दिया मेरे प्यारे साथियों में से कईयों ने। तो बेटा, जिन्होंने स्टेपीज दिया है ना, वो सबसे छोटी हड्डी है। मैं पतली हड्डी पूछ रहा हूं, है ना? पतली हड्डी है हमारे पैर की हड्डी। पैर की हड्डी में जिसका नाम है फिबुला, मानव शरीर में सबसे पतली होती है। और ये टीबिया और फिबुला दोनों मिलकर के ही तो पैर की हड्डी बनाते हैं। ठीक है ना? तो ये याद रखिएगा। और फिबुला का जो ऊपरी वाला हिस्सा है वो पटेला कहलाता है ना? तो ऊपरी वाला हिस्सा पटेला कहलाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है? फिबुला और नीचे वाली टीबिया, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। मानव शरीर की ताप नियंत्रक ग्रंथि कौन सी है? जो हमारे शरीर में टेम्परेचर को मेंटेन करती है, वो कौन सी ग्रंथि है? यानी कि आपसे पूछा जा रहा है ग्रंथियों के बारे में, ग्लैंड्स के बारे में। और ये सबको मालूम होगा, मुझे लगता है 90% लोग सही करेंगे। बिल्कुल सही मेरे प्यारे साथियों, हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है वो ताप नियंत्रक ग्रंथि कहलाती है। सबसे छोटी मांसपेशी का नाम बताइए। स्मॉलेस्ट मसल कौन सी है? स्मॉलेस्ट मसल हमारे शरीर के अंदर कौन सी होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। हाँ जी। 10 बजे वाली क्लास का पीडीएफ सेंड नहीं किया है क्या? 10 बजे क्या पढ़ाए थे, अब तो खास कर ये और भूलने लगे हैं। 10 बजे वाली क्लास में हम मंथली करंट अफेयर करवाए थे। अच्छा, पीडीएफ सेंड नहीं किया, अभी कर देते हैं अगले क्वेश्चन के बीच में, अभी हाल कर देंगे, रुको। मनुष्य के दांतों और हड्डियों में क्या चीज उपस्थित होती है? किससे हमारे दांत और हड्डी बने होते हैं, ये पूछा जा रहा है। बताइए, किन तत्वों से मिलकर के दांत और हड्डी बने होते हैं? बताइए। हाँ भाई, उसका तो पीडीएफ दिलवा दिए थे हम आप लोगों को। विटामिन विटामिन तो करवा दिए थे, ठीक है। और इम्पोर्टेंट डिजीज भी करा चुके हैं, विटामिन भी करा चुके हैं। और अब हम आपको कंटेंट इस चीज का और शेयर कर देते हैं, करंट अफेयर का। ये लीजिए सर जी, ये हो गया। और बोलो। हाँ जी। तो मेरे प्यारे साथियों, कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर के बनी होती हैं ये दो चीजें। ठीक है, याद रख लीजिएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। सब कुछ आपको दिलवा दिया जा रहा है लोग, और मैंने आपसे चार्ट कहा था, मिल गया है भाई साहब, प्रॉपर तरीके से विटामिन और वो दे दिया गया है। किस पिगमेंट के होने की वजह से कंकाल की मांसपेशियों को लाल और सफेद मांसपेशियों में वर्गीकृत किया जाता है? कौन सा पिगमेंट है जिसकी वजह से ये कलर उपस्थित होते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। यार भाई साहब, एक कबूतर है जो परेशान कर रहा है, उसको हम उड़ाते हैं और आप इस क्वेश्चन को उड़ा दीजिए। 1 मिनट आए।
हम चाहते हैं कि ये कबूतर कभी एंडेंजर्ड स्पीसीज हो जाएं, ये कभी होंगे नहीं क्या हैं भाई साहब। इतने कबूतर ससुर पूरे टाइम खचड़ 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 खचड़। हम पूरा नेट लगाए हुए हैं, हम जयपुर वाले घर में हैं, वहां पर नेट लगाए हुए हैं, उस नेट में से भी कहां से मुंडी मार के चार चार घुस आते हैं अंदर। गजब हद है भाई साहब। हाँ जी। उंगली की हड्डी को किस रूप में जाना जाता है? जो उंगली की हड्डियां होती हैं इसे किस रूप में जाना जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। उंगली की हड्डियां किसे कहा जाता है? उंगली की हड्डियों को किस रूप में जाना जाता है? हाँ भाई, उंगली की हड्डियों को जाना जाता है फेलेंजेस के रूप में। किस नाम से जाना जाता है? फेलेंजेस के नाम से। कितने प्रकार की फेलेंजेस होती हैं? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? प्रेक्सिमियल फेलेंजेस, इंटरमीडिएट फेलेंजेस और डिस्टल फेलेंजेस। ठीक है बेटा, इन रूप में इसको जाना जाता है। और हमारे शरीर के अंदर टोटल 56 फेलेंजेस होती हैं। हर हाथ में हमारे 14 फेलेंजेस होती हैं, और इसी आधार पर फिर आप टोस की फेलेंजेस भी बात करते हैं। ठीक है ना? हाँ जी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का बनता है भैया, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों का, पूछा गया है मांसपेशियों की विद्युत गतिविधियों का रिकॉर्ड किस रूप में दर्ज किया जाता है? द रिकॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ मसल्स इज नॉन एज। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। आपसे पूछा जा रहा है किस रूप में आप इसे जानते हैं? ऑप्शंस हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोमायोग्राम, या दोनों में से कोई भी नहीं। ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। हम्म हाँ जी। तो मेरे प्यारे साथियों, मायोग्राम वगैरह सब पूछा जा रहा है। तो जो हार्ट के रिकॉर्ड्स है ना, वो तो ईसीजी कहलाते हैं, और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो होती है ना बेटा, वो ईएमजी कहलाती है। तो जो हार्ट का रिकॉर्ड है वो तो ईएसजी हो गया, और दूसरा जो है वो ईएमजी हो गया है। ठीक है ना? तो ये 2 बातें याद रख लीजिएगा। इसमें होता क्या है, तो जो मसल्स हमारे शरीर के अंदर विभिन्न गतिविधियों के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, उनकी एक्टिविटीज को नोट किया जाता है। ठीक है बेटा, यहाँ पर ये बातें आप लोगों को अतिरिक्त रूप से याद रखने की आवश्यकता है। हाँ भाई, चिन्ना स्वामी, इतनी देर से तुम माहौल बना रहे हो, बोल दो बेटा। सभी लोग पूछ रहे हैं कि क्या रिक्वेस्ट है, क्या रिक्वेस्ट है, थोड़ा बोलोगे? हाँ। मनुष्य में शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? मनुष्य के अंदर जो शरीर की ग्रंथि है सबसे बड़ी, वो कौन सी ग्रंथि होती है? ग्रंथियां कहलाती किसी हैं, मतलब ग्लैंड्स 2 प्रकार की होती हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। चिन्ना स्वामी बोलने वाला है कि सर, नाम हम लड़के का रख लिए हैं लेकिन हम लड़की हैं, इसलिए शर्मा रहा है ये इतनी देर से। हम समझ गए। हाँ, समझ गया बेटा। लोड मत लो बेटा, कोई बात नहीं। तुम लड़की हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बोल दो बेटा। चलो ठीक है। तो बेटा आपसे पूछा जा रहा है कि मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, ये पूछा जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, जो आपका जिगर होता है, जो आपका कलेजा होता है, जो आपको लीवर के नाम से जाना जाता है, ये सबसे बड़ी ग्रंथि, और ये महत्वपूर्ण पादक रसों को ये आपके शरीर से सीक्रेट करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में किसके द्वारा पित्त का सतत उत्पादन किया जाता है? हाँ भाई, बाइल का जो निर्माण है वो हमारे शरीर में किसके द्वारा किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बेटा 1 बजे वाले उसके लिए तैयार रहना, बहुत प्यारा पेपर बनवाया गया है ना? सर, गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद में टीचिंग मत छोड़िए सर। अरे हाँ चिन्ना स्वामी, तुम यार फिलहाल तुम नौकरी पाओ ना, फिर अपन डिस्कस करेंगे दोनों मिलकर के, लोड मत लो। हाँ जी। तो यहां से सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों, पित्त का सतत उत्पादन कौन करता है? तो बाइल ही करता है। बाइल का बोले तो बाइल जूस। 1:15 पर है टेस्ट बेटा। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अंग उपांग कौन सा होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। हाँ जी, देखिए मेरे प्यारे साथियों, अगर शरीर के भीतर की बात करोगे तो जो हमारा लीवर है वो सबसे बड़ा अंग है शरीर के भीतर, यानी आंतरिक अंग की बात करें। और बाहर की अगर हम बात करें तो हमारी स्किन है ना, वो सबसे बड़ा अंग है, जिसमें 62 से 64 लाख के आसपास मेरे प्यारे साथियों सेंसरी मेंबर्स पाए जाते हैं, सेंसरी फाइबर्स पाए जाते हैं, जो आपका सेंसेस को इकट्ठा करते हैं। ठीक है ना? ये चीज आपको याद रख लेनी चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथि में लैंगरहैंस द्वीपिकाएं पाई जाती हैं? लैंगरहैंस द्वीप समूह किस जगह पर पाए जाते हैं, ये आपसे सवाल पूछा
जा रहा है? जल्दी से आंसर दे दीजिए। लैंगरहैंस द्वीप समूह कहां पाया जाता है? लैंगरहैंस द्वीप समूह आपको मालूम होना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, जिस जगह की हम बात कर रहे हैं वो एक मिक्स प्रकार की ग्लैंड है, जो आंसर है आपका। और याद रखिएगा, मिक्स प्रकार की ग्लैंड होने का मतलब है कि यहां पर दोनों प्रकार से कार्य होते हैं। अच्छा, अब मिक्स का मतलब क्या हुआ? एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन जो होती हैं वो पाइप के माध्यम से जहां अपना सामान पहुंचाना होता है वहां पहुंचा देती हैं, लेकिन एंडोक्राइन जो होती है वो ब्लड के माध्यम से अपना भोज मतलब जो अपना सीक्रेशन है, जिसको अपन रिसाव कहते हैं, वो पहुंचा देते हैं। ठीक है ना? तो याद रखिएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, अग्नाशय जो होता है वो आपके एक निश्चित प्रकार की ग्रंथि है, जिसमें अंत्य और बाह्य दोनों प्रकार की चीजें पाई जाती हैं। इसमें ना अल्फा और बीटा कोशिकाएं पाई जाती हैं। जो अल्फा कोशिका होती है वो ग्लूकागोन हार्मोन का स्रावण करती है, जो रक्त में ग्लूकोज के स्तर को क्या करता है? बढ़ा देता है। और जो बीटा कोशिका होती है वो इंसुलिन का स्राव करती है, जो रक्त में ग्लूकोज के स्तर को कम कर देता है। तो इसके अंदर जैसे ही स्तर बदलता है, व्यक्ति को डायबिटीज हो जाता है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लेनॉइड। ग्लिनॉइड कैविटी इज फाउंड इन। ग्लिनॉइड कैविटी कहां पाई जाती है? ये आपसे पूछा जा रहा है। बताइए। अंग्रेजी थोड़ा सा सही पढ़िएगा। ग्लिनॉइड कैविटी कहां पाई जाती है? इंग्लिश में थोड़ा गड़बड़ मार दिया गया है। हाँ जी। मेरे प्यारे साथियों, पेक्टोलाइल गिर्डल जो है ना वो शॉर्डल गिर्डल के पास पाया जाता है, जो अपने गंदे की जो कमर से कंधे के बीच का जो सफर है ना, इसके बीच में हसली और स्कैपुला के जंक्शन पर यह गड्ढा पाया जाता है ना? हसली बोले तो ये जो गले की हड्डी होती है ना ये, और इनके पास में एक खांच पाई जाती है जिसे ग्लिनॉइड कैविटी कहा जाता है। ठीक है ना? इसकी वजह से जो अपना कंधा है वो जुड़ा हुआ होता है, यानी कंधे की हड्डी जुड़ी हुई होती है ग्लिनॉइड कैविटी से। इसने ईसोफेगस लिख करके कंफ्यूज कर दिया है आप लोगों को। ठीक है? ईसोफेगस से कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है? हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। अगला प्रश्न बना है, ग्लेनॉइड गुहा में पाया जाता है। ये छोड़ दो, ये मैंने समझा दिया। कंधे की हड्डी का नाम क्या है? कंधे की हड्डी का नाम क्या होता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। कंधे की हड्डी किस नाम से जानी जाती है? ये आपसे पूछी जा रही है। जल्दी से बताइए। लीवर, बिल्कुल अंजलि। मतलब कुछ अभी इन दिनों ऐसी चीजें देखी गई हैं जिसमें लीवर के ग्रो होने की बातें पता चली हैं, है ना? हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से किसे घुटने की टोपी के रूप में, नॉन एज नी कैप के रूप में जाना जाता है? मतलब नी कैप किसको कहा जाता है? देखो, अभी मैं भगा के आया था, फिर सबकी सब वापस घुस के आ गए कबूतर अंदर। ये हद है यार। मतलब इनको डर ही नहीं है, और आपको पकड़ में आ जाएंगे। मतलब ऐसी हालत होती है कि इनको आप पकड़ सकते हो बकायदा। उड़ा जा नहीं रहा है, खा खा के, मतलब इनके ऊपर दुनिया पुण्य कमा रही है। सबसे बड़ी दुश्मनी तो क्या है कि हमारी जो गाड़ी है ना, वो रंग है उसका काला, और उसके ऊपर इतनी शानदार शानदार डिजाइन बना जाएंगे कि कपड़ा घिसते रहो, बेचारा सफाई करने वाला हड़ताल पे चला जाता है, बोले गुरुजी ना हो पाएगा। हाँ जी। कौन सी ग्रंथि आपात ग्रंथि भी कहलाती है? इमरजेंसी ग्लैंड कौन सी कहलाती है? बोले सर ये कोई सवाल पूछने का है क्या? बचपन से इसको रट रहे हैं, आज इस सवाल को फिर पूछ रहे हैं आप। हाँ, ब्लैक गाड़ी में डिजाइन बना देते हैं भाई साहब ये। हाँ जी। तो ये एड्रिनल ग्लैंड है मेरे प्यारे साथियों। कहाँ पाई जाती है? तो ये वृक्क के ऊपर पाई जाती है। इसको आप अतिरिक्त रूप से याद रख सकते हैं। ठीक है बेटा? इसका कार्य क्या होता है? जब आपको टेंशन हो रही होती है, तो जो आप कहते हैं ना जस्ट चिल, वो यही वाली ग्लैंड है जो आपको बोलती है बेटा जस्ट चिल। ठीक है ना? आगे बढ़िए। पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि जो पीयूष ग्रंथि है, इससे निकलने वाला जो सीक्रेशन है, इसे कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से भी इसे जानते हैं। जी हाँ। हाँ जी। नेक्स्ट है मेरे प्यारे साथियों, कौन सी ग्रंथि रक्त कैल्शियम स्तर को कम कर देती है? ब्लड के अंदर जो
कैल्शियम का लेवल है उसे कौन सी ग्रंथि जो है वो कम करती है, ये पूछा जा रहा है ग्लैंड्स के अंदर। ये सवाल बहुत ही प्यारा है, आपने नोटिस किया होगा। हमने आपसे हड्डियों के बारे में पूछ लिया, हमने आपसे स्केलेटन के बारे में पूछ लिया है। तो बायोलॉजी के इनसे महत्वपूर्ण सवाल और क्या बन सकते हैं, इतने कम में आप इतने अच्छे सवाल पढ़ पा रहे हैं, है ना। तो यहाँ से मतलब मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इनको जरूर देख के जाना। थायराइड ग्रंथि जो होती है ना, थायराइड ग्रंथि जो आपके गले के अंदर जो श्वास नली है उसके दोनों तरफ सेम के आकार की होती है, उसके ऊपर 4 छोटी छोटी बिंदियां बनी होती है, 2 एक पर 2 एक पर, उन्हें पैराथायराइड ग्लैंड कहा जाता है। और पैराथायराइड ग्रंथि के द्वारा पैराथ हार्मोन जो है वो स्रावित किया जाता है। काम क्या होता है, ब्लड के अंदर कैल्शियम और फास्फोर्ट के लेवल को ये मैनेज करने का कार्य करती है। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं। कौन सी ग्रंथि हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करती है, हड्डियों के नियंत्रण को यानी कि विकास को नियंत्रित करती है, वो कौन सी ग्रंथि होती है। अगर आदमी इसको नियंत्रित ना करे तो इंसान जो है वो खुद ही महाकाय हो जाता है, बताइए। जी, प्रिया पोरवाल बेटा लेकर के आएंगे, बिल्कुल शुरू करेंगे, है ना। अभी बस रेलवे वालों की जिम्मेदारी से इस महीने में फ्री हो जाएंगे, फिर आप लोगों के साथ जुड़ते हैं, है ना। चिंता मत करिए, बहुत अच्छे से उसमें भी तैयारी करवाएंगे, ठीक है। हाँ जी, उस ग्रंथि का नाम बताएं जो द्रव संतुलन, एक विद्यार्थी ने हमारी व्याख्या सुनकर के कहा है, गौरांग नाम है, बोले सर हम प्रत्युत्तरी ग्रंथि को निकाल के फेंक देंगे फिर हम में महाकाय हो जाएंगे, ये सही है। उस ग्रंथि का नाम बताएं जो द्रव संतुलन को विनिमय करने के लिए गुर्दे पर कार्य करती है, ब्लड मैनेजमेंट, वो मतलब जो लिक्विड सॉल्यूशन है उसको नियंत्रित करने का कार्य करती है। ये आपसे पूछा जा रहा है, कौन सी ग्रंथि है जो इस प्रकार का कार्य करती है, जिसमें कि आपके शरीर में कितना लिक्विड होना चाहिए, आपके शरीर का बैलेंस बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, है ना, और दूसरा शरीर का तापमान क्या होना चाहिए, ये सारे काम यही वाली ग्रंथि करती है, बताइए। आर्ट एंड कल्चर का लास्ट में जो भी बच जाएगा वो सब ले आएंगे, चिंता मत करो आप, ठीक है, चिंता मत करो, सब ले आएंगे, ठीक है। जो बच जाए वो एंड में बता देना कि सर ये इस वाले चीज पे सेशन और ले आओ, पहले इन्हें खत्म होने दो, इन्हें खत्म होने दो। मैंने आपकी हर बात मानी है तो वो भी मान ही लूंगा, लोड काय ले रहे हो। हाँ जी, पिट्यूटरी, वृषण, अंडाशय, हाइपोथैलेमस, पेनियल, ये सारी की सारी ग्रंथियां कैसी ग्रंथि हैं, ये पूछा जा रहा है। और सबसे मजेदार बात ये है कि यहाँ पे ऑप्शन 2 दे दिए हैं, तो इसलिए सोचने की आवश्यकता पड़ेगी, कहीं ऐसा ना हो कि आप कहीं इनसे कंफ्यूज हो जाएं, है ना भैया। तो इनकी हिंदी थोड़ा, इंग्लिश हम थोड़ा सा सही कर दें। इंग्लिश एक की तरफ है एंडो, एक की है एक्सो, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन, ये 2 ऑप्शन है। अब बताइए, ठीक है ना, ऐसे सवाल पूछा जा सकता है भैया, है ना, बिल्कुल। मेरे प्यारे साथियों, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों प्रकार की ग्रंथियां हैं, या एंडोक्राइन है तो ये केवल एंडोक्राइन ग्रंथियां हैं, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया। एंडोक्राइन ग्रंथि किन्हें कहते हैं, जो अपने जितने भी सीक्रेशंस हैं उन्हें वो सीधे की सीधे ब्लड में मिलाती हैं, किसी पाइप के माध्यम से उनका निकला हुआ जो हार्मोन है वो नहीं जाता है, ठीक है बेटा। उनके द्वारा निकला हुआ हार्मोन जो है वो सीधा ब्लड में मिलता है, इसलिए इन्हें एंडोक्राइन कहा। आगे बढ़ते हैं, एक ग्रंथि का नाम बताएं जो अपने उत्पाद को वाहक नलिका से स्रावित करती है ना, जिसको कि अपने उत्पाद को, उत्पाद मतलब जो इन्होंने प्रोड्यूस किया उसे ये ट्यूब के माध्यम से स्रावित करें। तो देखिए, जब मैंने कहा बिना ट्यूब वाली जो है वो एंडोक्राइन है, तो फिर आपसे पूछा जा रहा है कि बिना ट्यूब वाली कौन सी होंगी या ट्यूब वाली कौन सी होंगी। हाँ भाई, रोहित जांगिर जो है वो परेशान है कि 0.2 सेकंड में बच्चे आंसर कैसे कर देते हैं, है ना। हाँ जी, मेरे प्यारे साथियों, एक्सोक्राइन ग्लैंड कहलाती हैं। बेटा थोड़ा सा क्या है कि ये बच्चे पढ़े लिखे बच्चे हैं। हाँ जी, मानव शरीर में किस अंग का हिस्सा कॉर्निया है, और मैं गारंटी दे सकता हूं, इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि सर इनके साथ हो सकता है ये प्लस वाले हों इसलिए इनके पास आंसर जल्दी पहुंच जाते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। इनका इंटरनेट फास्ट नहीं हो, समझ लो। हाँ भाई, मानव शरीर का कौन सा अंग का हिस्सा कॉर्निया है। अब यार ये सवाल तो क्या है, ऑप्शन क्लिक करने भर तक का ही टाइम लगेगा। है ना भाई। अच्छा, प्रिया पोरवाल ने वीडियो पर कमेंट किया है, अरु वाले वीडियो पे, हाँ बेटा मैं पढ़ता हूँ, है ना।
हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? भाई साहब, ये लोग अपना नाम अमर क्यों करवा गए? कर लिया होगा नाम कुछ भी, क्या ही दिक्कत क्या है? जिनको आंसर नहीं पता है ना, वो 100% गलत जरूर करके आएंगे। हद है यार। नहीं पता है तो छोड़ दीजिए ना, मतलब इतना भी क्या है। बोले सर एक को जानते हैं। मैंने अक्सर ऐसा देखा है, अगर किसी से कोई आंसर गलत करवाना हो तो एक आंसर ऐसा डाल दो जो सुन रखा हो। भाई साहब, लोग दिमाग लगाए बिना उस आंसर को टिक कर देंगे। अरस्तु सुन रखा है, बाकी तो सर ले दे करके पता नहीं कौन कौन है ना। मानव के शरीर में मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? मानव शरीर में मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? हेलो जी, एक विद्यार्थी है जिनका नाम रवि वर्गीय है। वो लिख रहे हैं कि उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को याद करवाया था। ये आंसर उनकी गर्लफ्रेंड ने फिर भी गलत कर दिया। भाई साहब, आपकी भी गर्लफ्रेंड है? सही है बेटा, देश की तरक्की करने वाला ही है। चलिए, तो भाई मानव शरीर का मुख्य श्वसन अंग जो है हम बता दिए हैं, तो आपको पता चल गया है। आगे बढ़ते हैं। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? ये पूछा जा रहा है। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? ये पूछा जा रहा है। जपना। यार, ये जपनाम सही निकाल लिया आप लोगों ने। थोड़े दिन बाद ऐसा ना हो जाए क्लास में गुड मॉर्निंग की जगह गुरु जी जपनाम जपनाम। हाँ भाई, हीमोग्लोबिन। आगे बढ़ रहे हैं। मानव शरीर, हाँ, हीमोग्लोबिन के अंदर रंग क्यों होता है? सबको पता है, हीम होती है। हीम के कारण भाई रंग होता है इसका। ठीक है, चलिए, ग्लोबिन जो एक प्रोटीन है, हीम जो है वो आयरन है। आगे चलते हैं। इनमें से मानव की त्वचा का रंग बनाने में कौन जिम्मेदार है? मानव की त्वचा का जो रंग है वो किसके कारण बनता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। मानव त्वचा का रंग किस कारण बनता है? ये पूछा जा रहा है, बताइए। राजेश, मिल जाएगा, लोड मत लो। मेलेनिन। हाँ जी, मैंने बताया था ना मॉर्निंग में भी आपको। हंसी इस बात के कारण आती है कि मैं जब घर में ये वाली एक्टिंग करता हूँ तो मेरी खूब धुनाई बनती है। हाँ जी, तो भाई साहब, ये क्या है कि मेलानिन है, और मेलानिन जो है वो कोशिकाओं के रंग के लिए, मेलानिन ज्यादा है तो व्यक्ति डार्क कलर का है, और मेलानिन कम है तो ये व्यक्ति जो है वो लाइट कलर का है। मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? भाई ये चीज तो ऐसी है कि इसको मतलब किसी में ब्लड हो ना हो, लेकिन ये जानकारी पूरी होती है। हाँ भाई, बताइएगा मेरे प्यारे साथियों, मानव शरीर में कितने प्रतिशत जो पानी है वो होता है? ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। क्या सवाल पूछे हैं? मानव रक्त प्लाज्मा में, एक मिनट यार, हम क्या ऑप्शन तो ऑन ऑन नहीं किए हैं। प्लाज्मा में पूछा जा रहा है बेटा, है ना। प्लाज्मा में जो मेजर हिस्सा है, 55% भाग जो है वो प्लाज्मा का होता है ब्लड में। ठीक है, और उस 55% में से लगभग 91% जो है वो पानी होता है। ठीक है, प्लाज्मा क्या है? ब्लड का जो मेजर येलो हिस्सा होता है वो प्लाज्मा ही होता है। प्लाज्मा में ही एंटीबॉडी बनते हैं। ठीक है बेटा। मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की गिनती करने पर कुल कितनी मांसपेशियां प्राप्त होती हैं? मसल्स कितनी हैं मनुष्य के शरीर में? कितनी मसल्स हैं? हाँ जी। हमारे शरीर का जो 40% हिस्सा है ना, वो मसल्स का ही होता है। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा, 639 मसल होते हैं। ठीक है ना। आगे देखते हैं। राग माता जी को प्रणाम बोलना बेटा, है ना। मानव शरीर के भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है?
मानव शरीर में जो हमारा ब्लड है वो क्यों नहीं जमता है? जबकि आपने नोट किया हो तो बहुत बड़ी दिक्कत ये होती है कि जो ब्लड बैंक वाले होते हैं वो तुरंत उसको इसलिए तुरंत बैग में पैक करते हैं क्योंकि वो जम सकता है। हाँ भाई, काजल का एग्जाम स्टेनोग्राफर का 24 को है, प्लीज कुछ बताओ। बेटा इसमें मैं क्या बताऊं, आप ही ने बताया है 24 को है, मैं क्या बताऊं इसमें। आपने लिखा कि 24 का एग्जाम है तो मैं क्या बताऊं बेटा इसमें। हिपेरिन के कारण हमारा ब्लड नहीं जमता है काजल, हिपेरिन के कारण नहीं जमता है बेटा। ठीक है, लो बता दिया। आप लोगों को आंसर जानना है, मैं आंसर भी बता दूंगा। मनुष्य के शरीर में किस बंध के कारण दो हड्डियां आपस में मिली हुई रहती हैं? हाउ डू टू पॉइंट बॉन्ड्स जो है हमारे शरीर की, वो आपस में किसके कारण आपस में जुड़ी हुई होती हैं? क्या चीज है जिसके कारण दो बॉन्ड आपस में कनेक्टेड होती हैं, ये पूछा जा रहा है। बाबा जाने मन की बात। यार अपनी क्लास में कैसे कैसे लोग आते हैं यार। एक प्यारा प्राणी और है जो लिख रहा है, गुरुजी आज सब नहाए हैं, हम नहीं नहाए हैं, ठंड लग रही है। यार हद है यार, क्या किया जाए इन लोगों का। मतलब अब लीगामेंट से शुरू होती है अपनी हड्डियां जो होती है ना, इनके बीच में लीगामेंट उपस्थित होते हैं जिनकी वजह से जुड़ी होती हैं। मतलब मुझे ना अपने साथ में भोपा भैया रखना पड़ेंगे। भोपा भैया जो है वो इन सब का इलाज करेंगे। हाँ भाई, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाएं किस जगह पर बनती हैं? मनुष्य के शरीर में जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो कहां पर बनती हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। और ये क्या होता है, ये कुछ दिन पहले भी हम सिखाए थे आपको। नमो, शैतानी मत करो भाई। चल, बहुत हुआ मस्ती मजाक। हाँ भाई, बोन मैरो हड्डी के बीच का जो हिस्सा होता है ना, उसके अंदर जो मतलब जो लोग नॉन वेज खाने वाले होते हैं वो बड़ा सीटी मार मार के उसमें से जो है इसका सुख ले रहे होते हैं, बोन मैरो। ठीक है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। लो जी, शुद्धिकरण आ गया है। ज्यादा बकवास की तो शुद्धिकरण हो जाता है, समझे। चलिए बताइए, शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या है, जल्दी से आंसर दे दीजिए। हाँ जी। यस जैन पूछ रहे हैं करंट का क्या करें। भैया अब तो करंट ले ही लो। कारण क्या है कि हम इतना करंट पढ़ा रहे हैं, उसके बाद भी अगर तुम ये कह रहे हो करंट का क्या करें, गुरु या तो तुम ले लो करंट या हमें दे दो भाई। कारण ये है ना कि अब कुछ ना हो पाएगा यार, हम थक गए पढ़ाते पढ़ाते। ठीक है। हाँ जी। इनमें से किस में यूरिया की सबसे ज्यादा मात्रा पाई जाती है? निम्न में से कौन सी चीज है जिसमें सबसे ज्यादा यूरिया की मात्रा पाई जाती है, ये पूछा जा रहा है। यार हम कितनी क्लास ले रहे हैं करंट करंट की। मॉर्निंग में करंट ले रहे हैं, सुबह 10:15 बजे करंट ले रहे हैं, दोपहर 2 बजे करंट ले रहे हैं। उसके बाद में भाई साहब पूछ रहे हैं करंट का क्या करें, गुरु जी बता दो। यार गुरु हमको बता दो अब हम क्या करें। हैं, सब बाबा पे छोड़ दो। सब हो जाएगा बेटा, चिंता मत करो, सब मोह माया है। हाँ जी। निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में यूरिया कहाँ पर बनता है? मानव शरीर में जो यूरिया है वो बनता कहाँ पर है, ये पूछा जा रहा है। आज तो भैया गुरुजी जो है कबूतर मार बनेंगे, चिड़ी मार बनेंगे। हाँ जी। बेटा आ रहा हूं, तुम मस्ती करो। हाँ जी। नेक्स्ट है मेरे प्यारे साथियों, किडनी में से होकर के बाहर प्रवाहित होता है। किडनी मूत्र को साफ करने का कार्य करती है। शरीर में सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? हमारे शरीर में उपस्थित जो तत्व हैं उनमें सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? और इसी की वजह से आप ढंग से चबा पाते हैं। आप जो चबा पाते हैं, किसी भी चीज को खा लेते हैं, इंसान मर जाता है, जला दिया जाता है, तो भी ये चीज जो है इसका नुकसान नहीं होता है। इतनी टफ चीज है ये। जी हाँ।
हमारे दांत का ऊपरी स्तर जो है, जिसे हम इनेमल कहते हैं। ठीक है बेटा, हाँ जी, इनेमल। हाँ, तो ये रहा मेरे प्यारे साथियों आज का पूरा की पूरा असेसमेंट। आपको हम एक बार वो बता दें कि आपका क्या परफॉर्मेंस रहा है। ये लीजिए, अधिकतम 40 मिनट का समय मांगा था हमने आपसे। विपिन वर्मा नंबर 1 पर रहे, तुषार चावन जो है वो नंबर 2 पर, प्रीति खोंडे, प्रीति लगातार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही हो बेटा, पीहू काहिरा बहुत अच्छा, विपिन तुम भी रेगुलर हो और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, प्रीतम कुमार झा, कौशल यादव, राजू गणेश्वर, सीबीआई ब्रांच, प्रीति सोनी। लगातार अपनी क्लास में 2 प्रीति टॉप भी कर रही हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है, शाबाश बेटा। तो इन क्वेश्चंस में से 39 आउट ऑफ 39 क्वेश्चंस, 40 आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस बच्चे सही कर दे रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बढ़िया बात है। और इस पेपर में आई होप कि आप 30 से ऊपर सवाल सही करें, क्योंकि इतना ज्यादा पढ़ा दिया जा चुका है आप लोगों को, है। तो आई होप कि आप सभी ने आज बहुत अच्छे से सारी की सारी चीजें पढ़ ली होंगी। आज दिन भर का शेड्यूल जान लीजिए। दोपहर 2 बजे स्टेट गवर्नमेंट का करंट अफेयर पढ़ाया जाएगा, सारे स्टेट्स का। 1:15 पर आज टेस्ट है, जो कि कल से 1 बजे होगा। आज 1:15 पर है, प्रैक्टिस टेस्ट है, 40 क्वेश्चन दिए जाएंगे, सब कुछ मिश्रित है उसमें। असल में उसमें रैंक नापनी है हमको कि हम वहां कहां आ रहे हैं, और सिलेक्शन के लिए श्योर हो जाना है। कुल मिलाकर के ऐसे 15 टेस्ट आने वाले हैं। 1:15 पर टेस्ट है, कुल मिलाकर के कितने आएंगे? कुल मिला के 15 आएंगे। आप उनमें से अपनी रैंकिंग जो है वो जांच लीजिएगा, ठीक है ना। वो भी मैं टेलीग्राम पर लिंक डाल दिया है उसका, मॉर्निंग वाली जो करंट की क्लास हुई थी उसके, उसमें भी डाल दिया है। और कुछ भी चीज मेरे से संबंधित ढूंढनी हो ना, तो अनअकैडमी डाउनलोड करो और उसमें मेरा प्रोफाइल पर चले जाओ, प्रोफाइल पर फॉलो का बटन दबाओ और उसके नीचे देखोगे तो सारी की सारी स्पेशल क्लासेस का आपको वहां पर नॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। और कोई दिक्कत? सब बढ़िया, डन। थैंक यू सो मच, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, फिर मिलते हैं, बाय बाय।